स्वागत। आज हम एक ऐसे विचारक के काम में उतर रहे हैं जो कई बार दिमाग को थोड़ा घुमा देता है, जैक्स डेरिडा। और ख़ास तौर पर उनके एक बहुत ही प्रभावशाली निबंध पर बात करेंगे, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है। हाँ, थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसमें जो विचार हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे पास इस निबंध के कुछ अंश और नोट्स हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि डेरिडा के कुछ खास आइडियाज को पकड़ा जाए। जैसे उन्होंने पहले से चले आ रहे संरचनावाद को कैसे देखा और उसे चुनौती क्यों दी। हाँ, ये समझना जरूरी है। और ये खेल या संकेत जैसी बातें उनके लिए क्या मायने रखती है। असल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई चीजों का मतलब उतना पक्का होता है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। सही सवाल है। तो चलिए पता लगाते हैं। ये निबंध जहां तक मुझे याद है 1966 में अमेरिका में पेश किया गया था। हाँ, जॉन्स हॉपकिंस में। और कहते हैं कि इसने वहां के अकादमिक जगत में, मतलब फ्रांसीसी सोच और खासकर डेरिडा के विचारों की एक लहर सी पैदा कर दी थी। इसने स्थापित विचारों को काफी हिला दिया था। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। डेरिडा का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में डिकंस्ट्रक्शन या विखंडन शब्द आता है। हाँ, ये शब्द उनसे जुड़ गया है। और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि उन्हें समझना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ भाषा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत बुनियादी सवालों पर उंगली उठाते हैं। जैसे क्या किसी बात का एक ही पक्का मतलब हो सकता है, या क्या किसी किताब या विचार की कोई एक सही व्याख्या मुमकिन है। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने सोचने के तरीके पर ही सवाल उठाने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल सही। डेरिडा पश्चिमी सोच की एक बहुत गहरी, एक तरह से कहें तो आदत को पकड़ते हैं, जिसे वो लोगोसेंट्रिज्म कहते हैं। लोगोसेंट्रिज्म, ये क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, पर इसका सीधा सीधा मतलब है बोलने को यानी स्पीच को लिखने यानी राइटिंग से ज्यादा अहमियत देना। अच्छा, कैसे? हम अक्सर मानते हैं ना कि जो कहा गया है, जो आवाज है, वो ज्यादा असली है, ज्यादा सीधी है, दिल की आवाज जिसे कहते हैं। हाँ, लगता तो है। और लिखना बस उसका एक निशान है, बाद में आया हुआ, सेकंड हैंड जैसा। डेरिडा कहते हैं कि ये जो बोलने को पहली जगह देने की आदत है ना, इसने हमारे ज्ञान और सच्चाई की पूरी समझ को गढ़ दिया है। ओह। वो इसी के सामने लेखन को, राइटिंग को ज्यादा बुनियादी या महत्वपूर्ण मानते हुए एक तरह से ग्रामेटोलॉजी या लेखन के विज्ञान की बात करते हैं। तो ये बोलने और लिखने वाली बात, ये इतनी गहराई तक जाती है कि हमारी पूरे ज्ञान की समझ को ही बदल देती है। हाँ, उनके अनुसार तो यही है। और इसी से जुड़ा है उनका संरचना का विचार, जिसे वो पारंपरिक तरीके से नहीं देखते। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि पहले ये माना जाता था कि हर सिस्टम, हर ढांचे का एक केंद्र होता है। केंद्र जैसे किसी इमारत का एक मुख्य आधार होता है ना, ये केंद्र कुछ भी हो सकता था। ईश्वर, मनुष्य, तर्क, कोई मूल विचार। अच्छा, कोई स्थिर बिंदु। हाँ, एक स्थिर बिंदु जो पूरे सिस्टम को संभाले रखता था, उसे एक तरह की स्थिरता देता था। और सबसे जरूरी बात, ये केंद्र उस सिस्टम के अंदर होने वाली हलचल, जिसे डेरिडा खेल कहते हैं, उसको काबू में रखता था। खेल? ये किस तरह का खेल? खेल से डेरिडा का मतलब है सिस्टम के अंदर जो तत्व हैं, जो हिस्से हैं, उनका आपस में बदलना, जगह बदलना, एक दूसरे की जगह लेना। जैसे मशीन के पुर्जों में अगर थोड़ी ढील हो तो उसमें प्ले होता है ना। हाँ हाँ, समझ गई, थोड़ी गुंजाइश। बिल्कुल। पारंपरिक सोच में यह केंद्र इस खेल को रोकता था, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता था। लेकिन डेरिडा कहते हैं कि एक वक्त आया, एक तरह की घटना हुई, या कह लें एक दरार पड़ी, जब लोगों ने सिर्फ संरचनाओं का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, बल्कि ये सोचना शुरू किया कि ये संरचनाएं खुद कैसे काम करती हैं। संरचना की संरचनात्मकता पर ही सवाल उठने लगे। मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, यस, ये देखने लगे। संरचना के पीछे की संरचना को ही समझने की कोशिश। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये वाकई दिमाग घुमाने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सोच ने केंद्र के विचार को पूरी तरह बदल दिया। डेरिडा के अनुसार ये केंद्र अब संरचना के अंदर का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक तरह से बाहर खड़ा हो गया। बाहर? ये कैसे मुमकिन है? ये विरोधाभासी लगता है, पर इसका मतलब ये है कि अब कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो अंदर से सब कुछ कंट्रोल कर रही हो और जिसे बदला ना जा सके। ये जो केंद्र की अनुपस्थिति है या उसका संरचना से बाहर हो जाना है, इसी से संरचना के अंदर तत्वों की अंतहीन अदला बदली यानी खेल की असली संभावना खुलती है। मतलब कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं रही जो खेल को रोक सके। हाँ, कह सकते हैं कोई अंतिम बॉस नहीं है। अरे बाप रे,
अगर कोई कंट्रोल करने वाला केंद्र नहीं है, कोई पक्का आधार नहीं, तो फिर मतलब कहाँ से आएगा? चीजों का अर्थ कैसे तय होगा? यहीं पर डेरिडा भाषा की बात करते हैं। क्या इसका मतलब है कि किसी भी चीज का कोई अंतिम स्थिर अर्थ है ही नहीं जिस पर हम भरोसा कर सकें? डेरिडा इसी अस्थिरता को भाषा की जड़ तक ले जाते हैं, यानी संकेत, साइन तक। संकेत मतलब? भाषा संकेतों से बनती है ना? जैसे शब्द जो संकेतक हैं और उनका मतलब जो संकेतित है। डेरिडा, सॉसर जैसे भाषाविदों के बाद ये कहते हैं कि ये मतलब भी कभी पूरी तरह स्थिर या मौजूद नहीं होता। अच्छा। किसी शब्द का मतलब हमेशा दूसरे शब्दों से उसके अंतर पर निर्भर करता है। जैसे दिन का मतलब समझने के लिए रात को समझना जरूरी है, काला समझने के लिए सफेद का होना जरूरी है। ये तो है। और ये मतलब हमेशा थोड़ा आगे टलता रहता है, डेफर होता रहता है, कभी पूरी तरह हाथ नहीं आता। इसी जटिल विचार को समझाने के लिए डेरिडा ने वो मशहूर शब्द गढ़ा, डिफरेंस। डिफरेंस मैंने ये शब्द सुना है कई बार। इसमें स्पेलिंग में ए आता है ना, ई की जगह? हाँ, वो जानबूझकर किया गया है। इसे थोड़ा और आसान करेंगे प्लीज। जरूर। सोचिए, आप किसी शब्द का मतलब डिक्शनरी में देखते हैं, परिभाषा में आपको कुछ और शब्द मिलते हैं। हाँ। फिर आप उनके मतलब देखते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। आप कभी उस एक असली अंतिम मतलब तक नहीं पहुंच पाते जो बाकी सब शब्दों से आजाद हो। डिफरेंस इसी बात को पकड़ता है कि मतलब हमेशा अंतरों पर टिका होता है और हमेशा थोड़ा स्थगित होता रहता है, मतलब पूरी तरह कभी हासिल नहीं होता। ये दोनों चीजें, अंतर और स्थगन, एक साथ काम करती हैं। तो मतलब हमेशा एक तरह से अधूरा रहता है, पकड़ से फिसलता रहता है। ये बात तो मानव विज्ञान या समाज को समझने के तरीकों पर भी बहुत गहरा असर डालती होगी। इस निबंध में मानव विज्ञानी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के काम को बहुत ध्यान से देखते हैं। लेवी-स्ट्रॉस जो एक बड़े संरचनावादी थे। हाँ, लेवी-स्ट्रॉस का नाम तो सुना है। लेवी-स्ट्रॉस ने संस्कृतियों को समझने के लिए जोड़ों का इस्तेमाल किया, बाइनरी ऑपोजिशंस का, जैसे प्रकृति बनाम संस्कृति। कच्चा बनाम पका भी था शायद। हाँ, द रॉ एंड द कुक्ड उनकी मशहूर किताब है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अनाचार निषेध, यानी करीबी रिश्तेदारों में शादी या यौन संबंध की मनाही। हाँ, ये तो लगभग हर समाज में होता है। बिल्कुल। और लेवी-स्ट्रॉस के लिए ये एक पहेली थी, एक स्कैंडल जैसा था। क्यों? क्योंकि ये नियम लगभग हर समाज में मिलता है, जो इसे प्राकृतिक जैसा बनाता है, यूनिवर्सल। लेकिन है तो ये एक सामाजिक नियम, यानी सांस्कृतिक। हाँ, ये तो है। प्रकृति और संस्कृति दोनों का मिला-जुला रूप लगता है। सही। तो डेरिडा यहाँ ये सवाल उठाते हैं, क्या हम समाज को समझने के लिए हमेशा ऐसे साफ सुथरे बंटवारे जैसे प्रकृति संस्कृति इस्तेमाल करने को मजबूर हैं? कहीं ये बंटवारे हमारी समझ को सरल बनाने के चक्कर में असलियत को ज्यादा ही सीधा सपाट तो नहीं कर देते? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम इन खांचों के बिना सोच सकते हैं? और लेवी-स्ट्रॉस का एक और आइडिया था ना, ब्रिकोलाज का। उसके बारे में डेरिडा क्या कहते हैं? हाँ, ब्रिकोलाज। लेवी-स्ट्रॉस ने दो तरह के काम करने वालों में फर्क किया था, एक ब्रिकोलर और दूसरा इंजीनियर। ब्रिकोलर, ये कैसा नाम है? ब्रिकोलर वो होता है जो अपने आसपास जो भी औजार और सामान पड़ा हो उसी से काम चला लेता है, जुगाड़ करके कुछ बना लेता है। वो पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ता है, जैसे कोई घर पर टूटी फूटी चीजों से कुछ नया बना ले। अच्छा, जुगाड़ू कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से। दूसरी तरफ इंजीनियर होता है जो पूरी प्लानिंग के साथ नए डिजाइन और एकदम सही नए सामान से काम शुरू करता है। उसके पास एक पूरा खाका होता है पहले से। ये तो फर्क समझ आ गया। अब डेरिडा यहाँ एक मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इंजीनियर असल में एक सपना है, एक कल्पना। क्या मतलब? हकीकत में हम सब, चाहे वैज्ञानिक हों या दार्शनिक या कोई भी, एक तरह से ब्रिकोलर ही हैं। हम सब जुगाड़ू हैं? कैसे? मतलब ये कि हम हमेशा पहले से मौजूद भाषा, पहले से मौजूद विचारों और अवधारणाओं का ही इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से काम चलाते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर, जोड़कर कुछ नया कहने की कोशिश करते हैं। भले ही हम दावा करें कि हम कुछ एकदम नया बना रहे हैं, हम कभी भी बिल्कुल शून्य से, एक खाली स्लेट से शुरुआत नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल। लेवी-स्ट्रॉस जिन मिथकों का अध्ययन करते हैं, डेरिडा कहते हैं वो खुद ब्रिकोलाज का बेहतरीन उदाहरण है। मिथक कैसे? पुरानी कहानियों, प्रतीकों, घटनाओं को लेकर ही तो नई मिथक कथाएं बनती रहती है ना। वो हमेशा पहले से मौजूद सामग्री का ही इस्तेमाल करती हैं, उसे नए रूप में पेश करती हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो डेरिडा नोटिस करते हैं। बताइए। वो कहते हैं कि लेवी-स्ट्रॉस जब मिथकों का विश्लेषण करते हैं तो वो दिखाते हैं कि मिथकों का एक जटिल ढांचा होता है, उनके अपने नियम होते हैं, लेकिन उनका कोई एक लेखक नहीं होता, कोई एक बनाने वाला नहीं होता। हाँ, ये तो सच है। मिथक किसने लिखे ये कौन बता सकता है? कोई एक केंद्र
या मूल स्रोत नहीं होता। मिथक बस होते हैं जैसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे समाज ने, पूरी संस्कृति ने मिलकर रचे हों, अनाम रूप से। डेरिडा के लिए ये फिर से उनके केंद्र की अनुपस्थिति वाले विचार को पुख्ता करता है कि सिस्टम बिना किसी एक कंट्रोल पॉइंट के भी काम कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और उनका अपना अर्थ हो सकता है। ये वाकई दिलचस्प कनेक्शन है मिथकों और केंद्र की अनुपस्थिति के बीच। अच्छा, डेरिडा एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने लेख में, सप्लीमेंट या पूरक। इसका क्या मतलब है? सप्लीमेंट, हाँ। सप्लीमेंट वो चीज होती है जिसे किसी चीज में बाहर से जोड़ा जाता है। जैसे ये सोचकर कि वो उसे पूरा करेगी या बेहतर बनाएगी, जैसे किताब का परिशिष्ट अपेंडिक्स या खाने के साथ लिया जाने वाला विटामिन सप्लीमेंट। ठीक है। लेकिन डेरिडा दिखाते हैं कि सप्लीमेंट का तर्क बड़ा पेचीदा है, डबल मीनिंग वाला है। जो चीज जोड़ी जाती है यानी सप्लीमेंट, वो अक्सर ये भी इशारा करती है कि जिस मूल चीज में उसे जोड़ा जा रहा है उसमें कोई कमी थी, कोई खालीपन था पहले से। अच्छा, मतलब सप्लीमेंट सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि किसी कमी को भी उजागर करता है। बिल्कुल, जैसे लिखने को अक्सर बोलने का सप्लीमेंट माना जाता है। ये बोली हुई बात को स्थायित्व देता है, रिकॉर्ड करता है। हाँ। पर डेरिडा कहते हैं कि ये भी दिखाता है कि बोलना अपने आप में शायद अधूरा है, उसमें स्थायित्व की कमी है। उसे पूरा होने के लिए, सप्लीमेंट होने के लिए लिखने की जरूरत पड़ती है। तो सप्लीमेंट अदला बदली जोड़ता भी है और मूल की जगह भी लेता है, उसकी कमी को भरता है। ये तो फिर से उसी अस्थिरता और निश्चित अर्थ की कमी वाली बात की तरफ ले जाता है। हाँ, ये उसी विचार को और पुख्ता करता है कि कोई भी चीज अपने आप में पूरी तरह बंद, आत्मनिर्भर या स्थिर नहीं है। हमेशा कुछ बाहर से आता है जो उसे पूरा करता है या उसकी जगह लेता है। तो इन सब बातों से केंद्र की अनुपस्थिति, डिफरेंस, ब्रिकोलाज, सप्लीमेंट, डेरिडा आखिर हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? मतलब निकालने के, दुनिया को समझने के क्या तरीके बचते हैं फिर हमारे पास? ये बहुत अहम सवाल है। निबंध के आखिर में डेरिडा व्याख्या, इंटरप्रिटेशन के दो अलग-अलग और शायद एक दूसरे से असंगत रास्तों का जिक्र करते हैं। दो रास्ते? कौन-कौन से? एक रास्ता वो है जो हमेशा किसी खोई हुई शुरुआत, किसी असली सच्चाई, किसी पूर्ण उपस्थिति की तलाश में रहता है। ये मानता है कि कहीं ना कहीं एक सही मतलब छुपा है, बस उसे खोजना है। अच्छा। ये थोड़ा उदासी भरा नॉस्टैल्जिक रास्ता है, जो मानता है कि कभी सब कुछ ठीक था, पूर्ण था, बस हमें उस मूल स्रोत तक वापस पहुंचना है। इसे वो रूसों से जोड़ते हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता वो है जो ये मान लेता है कि कोई एक पक्का केंद्र या शुरुआत है ही नहीं, और जो भाषा और विचारों के इस अंतहीन खेल को, इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है, बिना किसी उदासी के। हाँ, बल्कि एक तरह की सकारात्मकता के साथ। ये रास्ता संकेतों की सक्रिय रचनात्मक व्याख्या पर जोर देता है। इसे आप नीत्शे से प्रभावित रास्ता कह सकते हैं। ये दुनिया को एक तयशुदा खजाने की तरह नहीं देखता जिसे खोजना है, बल्कि लगातार बनती बदलती संभावनाओं के मैदान की तरह देखता है। तो डेरिडा किस तरफ है? डेरिडा का झुकाव साफ तौर पर इस दूसरे रास्ते की तरफ लगता है, जो अनिश्चितता को गले लगाता है और खेल में खुशी खुशी शामिल होता है। तो मतलब ये है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि चीजों का एक पक्का मतलब ढूंढना बेकार है और बस इस खेल को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ बस खेल है, तो फिर सही गलत, सच झूठ का फैसला कैसे होगा? क्या इससे सब कुछ रिलेटिव यानी सापेक्ष नहीं हो जाएगा, हर किसी का अपना सच? ये बहुत जरूरी सवाल है, और डेरिडा की आलोचना अक्सर इसी बिंदु पर होती है कि क्या डिकंस्ट्रक्शन हमें निरपेक्षता या शून्यवाद की ओर ले जाता है। हाँ, यही डर लगता है। देखिए, डेरिडा का मकसद शायद ये कहना नहीं है कि कुछ भी चलेगा या सच मायने नहीं रखता, बल्कि वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम सच या अर्थ को कैसे बनाते हैं, किन मान्यताओं और किन संरचनाओं के आधार पर बनाते हैं। अच्छा, प्रक्रिया पर ध्यान देना है। हाँ, वो हमें उन सिस्टम्स के प्रति ज्यादा सचेत, ज्यादा क्रिटिकल होने को कह रहे हैं, जिन्हें हम अक्सर आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक मान लेते हैं। खासकर मानव विज्ञान जैसे विषयों में, जहां अपनी संस्कृति के चश्मे से, जिसे एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, दूसरी संस्कृतियों को देखना एक बहुत बड़ा खतरा होता है। डेरिडा का काम हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारी अपनी सोच के तरीके कितने बने बनाए और शायद सीमित हो सकते हैं। तो कुल मिला के डेरिडा हमें आराम से बैठने नहीं देते। वो हमें लगातार कुरेदते रहते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कैसे दुनिया को समझते हैं। हाँ, उनका काम चैलेंजिंग है। उन्होंने दिखाया कि जिसे हम एक ठोस संरचना मानते हैं, वो शायद उतनी ठोस ना हो,
उसका केंद्र शायद उतना स्थिर ना हो और अर्थ हमेशा थोड़ा फिसलता रहता हो, हमेशा खेल में हो। हाँ, और डिफरेंस, ब्रिकोलाज, सप्लीमेंट, ये सब इसी अस्थिरता और मतलब की बहुलता को समझने के उनके औजार हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एकेडमिक कसरत नहीं है, जैसा आपने कहा, ये समझने का एक तरीका है कि ज्ञान कैसे बनता है, सत्ता कैसे काम करती है, क्योंकि भाषा और अर्थ का सत्ता से गहरा रिश्ता है। और भाषा कैसे न सिर्फ दुनिया को दिखाती है बल्कि उसे बनाती भी है। ये बात महत्वपूर्ण है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार और भाषा के सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो हम उनके अंदर छिपी मान्यताओं और शायद पूर्वाग्रहों को भी बेहतर देख पाते हैं। ये हमें ज़्यादा आलोचनात्मक और शायद ज़्यादा खुला दिमाग वाला पाठक और विचारक बना सकता है। और अब अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर डेरिडा की बात में कुछ दम है कि कोई स्थिर केंद्र या निश्चित अर्थ नहीं है, तो फिर हम इस लगातार बदलते अस्थिर दुनिया में अपने लिए दिशा कैसे तय करें? ग्रंथों को, इतिहास को या अपनी पहचान को ही कैसे समझें? क्या अर्थ के इस अंतहीन खेल को स्वीकार कर लेना एक तरह की आज़ादी है, एक मुक्ति है, या फिर ये हमें एक स्थायी बेचैनी और अनिश्चितता में छोड़ देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।